हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस का 17वां वीडियो है। इसके पहले 16 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। रीट एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये प्रैक्टिस की वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला विकल्प है विविधता में एकता, दूसरा है निरक्षरता, तीसरा है आत्मनिर्भरता और चौथा है क्षेत्रवाद। तो भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है जिसमें एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है। तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता पूछी गई है तो विविधता में एकता पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, फिल करना है, का परिणाम शहरीकरण है। पहला विकल्प है शैक्षिक विकास, दूसरा है ग्रामीण विकास, तीसरा है गांव से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन और चौथा है कृषि विकास। तो पूछा गया है का परिणाम शहरीकरण है तो गांव से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण है। पहला विकल्प है गरीबी, दूसरा है सामाजिक तनाव, तीसरा है बेरोजगारी और चौथा है भूमंडलीकरण। तो क्षेत्रवाद किसका प्रमुख कारण है ये पूछा गया है तो सामाजिक तनाव का बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब क्षेत्रवाद क्या है? तो क्षेत्रवाद उस सिद्धांत को संदर्भित करता है जहां केंद्रीय व्यवस्था प्रशासन के बजाय विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संबद्धता के कारण एक साथ अभ्यास करते हैं। तो क्षेत्रवाद सामाजिक तनाव का प्रमुख कारण बनता है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? पहला विकल्प है बेरोजगारी, दूसरा है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, तीसरा है शिक्षा और चौथा है परिवार का बड़ा आकार। तो गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीजों का अभाव होता है। गरीबी का मतलब है कि रोजगार से आय का स्तर इतना कम कि बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। अब इसमें पूछा गया है कौन सा भारत में गरीबी का कारण है तो गरीबी का कारण नहीं है पूछा गया है तो शिक्षा गरीबी का कारण नहीं है। बाकी आप तीनों देखते हैं, बेरोजगारी, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और परिवार का बड़ा आकार, ये गरीबी के कारण बनते हैं लेकिन शिक्षा गरीबी का कारण नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, सर जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा की इमारत को दुनिया में अद्वितीय निर्मित माना गया था। पहला विकल्प दिया गया है महान स्नानागार, दूसरा विकल्प है धान्यागार, तीसरा है सभा कक्ष और चौथा है किला महल। तो पूछा गया है कि सर जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा की किस इमारत को दुनिया में अद्वितीय निर्मित माना गया था तो वह थी महान स्नानागार। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान मिला है। स्नानागार ईंटों से बना है और आसपास से 8 फीट नीचे है। और ये जो जॉन मार्शल हैं, सर जॉन मार्शल, ये 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसमें ए विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन किसका है? पहला विकल्प है ए एल वाथम, दूसरा विकल्प है वी ए स्मिथ, तीसरा विकल्प है मैक्स मुलर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन है वी ए स्मिथ का। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वीए स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने भारत को विविधता का देश कहा। उन्होंने कहा भारत में अनेकताओं में एकता और एकता में अनेकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और उन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में अनेकता में एकता जो वाक्यांश कहा जाता है यह किसने दिया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का वाक्यांश है, अनेकता में एकता।
तो ये भी याद रखिएगा और इसमें भी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अग्निकुंड के प्रमाण किस सिंधु स्थल से मिले हैं? पहला विकल्प है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख प्रांतीय राजधानी थी, तो ये भी आपको याद रखना है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पहला विकल्प है विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, दूसरा है सिक्के, तीसरा है बौद्ध साहित्य और चौथा है जैन साहित्य। तो भारतीय यूनानियों के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य की उत्कृष्ट कृतियों में से हैं सिक्के, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यही पूछा गया है कि भारत यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो सिक्के मुख्य स्रोत हैं, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गीता क्या है? पहला विकल्प है वेद, दूसरा है स्वतंत्र महाकाव्य, तीसरा है रामायण का एक हिस्सा और चौथा है महाभारत का एक हिस्सा। तो गीता जो है महाभारत का एक हिस्सा है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। महाभारत भारत का एक प्राचीन धार्मिक महाकाव्य है और यह सबसे प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ है, तो ये भी आपको याद रखना है, और इसका श्रेय कवि व्यास को दिया जाता है और इसका सबसे प्रसिद्ध खंड है भगवत गीता, तो डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है वेद, वेद के बारे में और जान लीजिए। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है गुप्त काल में सुदूर पश्चिम का प्रसिद्ध व्यापार केंद्र कौन सा था? पहला विकल्प है विदिशा, दूसरा है पुरुषपुर, तीसरा है अहिछत्र और चौथा है पैठण। तो गुप्त काल में सुदूर पश्चिम का प्रसिद्ध व्यापार केंद्र पूछा गया है, तो पैठण था, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो पश्चिम में नासिक, पैठण, पाटलिपुत्र, बनारस और अन्य प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, तो ये भी आपको याद रखना है और इसमें डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक से लिया गया है। पहला विकल्प है सांची के स्तंभ, दूसरा है सारनाथ के स्तंभ, तीसरा है इलाहाबाद के स्तंभ और चौथा है लुम्बिनी के स्तंभ। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है लोगों ने अपने घरों में ताला नहीं लगाया, फायान ने यह किस शासक के बारे में लिखा? पहला विकल्प है रामगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा है समुद्रगुप्त। तो फायान पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अब पूछा गया है कि लोगों ने अपने घरों में ताला नहीं लगाया, फायान ने यह किस शासक के बारे में लिखा था? तो यह लिखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था ये पूछा गया है। पहला विकल्प है पल्लव वंश, दूसरा है चोल वंश, तीसरा है चालुक्य वंश और चौथा है काकतीय वंश। तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पल्लव वंश जो है एक भारतीय राजवंश था, तो ये भी आपको याद रखना है। और पल्लवों ने दक्षिण भारत के एक हिस्से पर शासन किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो चोल वंश है, तो चोल वंश ने प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चालुक्य वंश ने प्रसिद्ध पापनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और काकतीय वंश ने
गोलकोंडा का किला और वारंगल किले का निर्माण करवाया था। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक है और इस प्रश्न में ए विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय इतिहास के किस काल में पहली बार लोगों की जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू किया गया था? पहला विकल्प है महाजनपद का युग, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है कुषाण काल और चौथा है मौर्य काल। तो भारतीय इतिहास के मौर्य काल में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू किया गया था। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला है आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है फतेहपुर सीकरी और चौथा है अजमेर। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से प्रसिद्ध है और इसमें पूछा गया है कि मकबरा कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और मकबरे का जो निर्माण है अकबर द्वारा सूफी संत के प्रति सम्मान के रूप में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है नूह ए सिपहार के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है अमीर खुसरो, दूसरा विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा विकल्प है दारा सिकोह और चौथा है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो नूह ए सिपहार के लेखक हैं अमीर खुसरो। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो अमीर खुसरो हैं इन्हें कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कीर्ति स्तंभ के संबंध में असत्य कथन है, यानी कि जो गलत कथन है ये बताना है। पहला विकल्प है यह 122 फीट ऊंची 9 मंजिला इमारत है, दूसरा है कई विद्वानों ने इसे मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है, तीसरा है फर्ग्यूसन ने इसे रोम टावर से तथा टॉड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है और डी है इसके निर्माण का शिलान्यास 1497 तथा इसकी प्रतिष्ठा 1510 में हुई है। तो इसके संबंध में यानी कीर्ति स्तंभ के संबंध में जो गलत है वह बताने हैं। तो कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले का सबसे भव्य निर्माण है, जिसे कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु को समर्पित किया था। अब पहला इसमें सही लिखा हुआ है, बी भी सही लिखा हुआ है, सी भी सही लिखा हुआ है, लेकिन जो डी लिखा है ये गलत है। डी में लिखा है कि इसके निर्माण का शिलान्यास 1497 में, जबकि इसका जो शिलान्यास है वह 1495 में हुआ था। तो यहाँ 5 होना चाहिए। और इसकी जो प्रतिष्ठा है वह 1503 में हुई और यहाँ लिखा हुआ है 1510। तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कर्नल टॉड ने किस किले की तुलना एट्रस्कन से की? पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है कुंभलगढ़, तीसरा है अचलगढ़ और चौथा है तारागढ़। तो कुंभलगढ़ का जो किला है राजसमंद जिले में सादड़ी गांव में स्थित है। अब इसमें पूछा गया है कि कर्नल टॉड ने किस किले की तुलना एट्रस्कन किससे की? तो यह कुंभलगढ़ का किला ही है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा और राजसमंद जिले में ये स्थित है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। और अबुल फजल ने किले की ऊंचाई के बारे में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये लिखा है अबुल फजल ने। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से गागरोन के किले में स्थित नहीं है। पहला विकल्प है सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह, दूसरा है बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा बनाया गया, तीसरा विकल्प है शीतला माता मंदिर और मधुसूदन मंदिर और चौथा है समिद्वेसर मंदिर।
तो गागरोन का जो किला है ये झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। डोड राजा बीजल देव के द्वारा किले का निर्माण करवाया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि गागरोन किले में जो स्थित नहीं है, तो समिद्वेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह यहाँ स्थित है। बुलंद दरवाजा जो औरंगजेब द्वारा बनवाया गया ये भी यहाँ पर स्थित है। शीतला माता और मधुसूदन मंदिर भी स्थित है, लेकिन समिद्वेश्वर मंदिर यहाँ स्थित नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग का उदाहरण है। पहला विकल्प है जूनागढ़, दूसरा है मेहरानगढ़, तीसरा है गागरोन का किला और चौथा है कुंभलगढ़। तो धानवन दुर्ग का उदाहरण पूछा गया है, तो जूनागढ़ ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो धानवन दुर्ग है ये जूनागढ़ में है और इसका निर्माण महासिंह द्वारा करवाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा व इमली बुर्जें किस जिले से संबंधित हैं। पहला है भटनेर, दूसरा है जूनागढ़, तीसरा है तारागढ़ अजमेर और चौथा है तारागढ़ बूंदी। तो घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा व इमली बुर्जें तारागढ़ अजमेर किले से संबंधित हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस किले का निर्माण अजय राज ने करवाया था और इस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चोखेलाव महल, बिचला महल और सिनगार चौकी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित हैं। पहला विकल्प है रणथंभौर का किला, दूसरा है मेहरानगढ़, तीसरा है लोहागढ़ और चौथा है जैसलमेर का किला। तो चोखेलाव महल, बिचला महल और सिनगार चौकी ये संबंधित हैं मेहरानगढ़ किले से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। पहला विकल्प है जालौर का किला, दूसरा विकल्प है जैसलमेर का किला, तीसरा विकल्प है भरतपुर का किला और चौथा विकल्प है अजमेर का किला। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, जालौर का किला। इस किले का निर्माण परमारों ने, जबकि पुनर्निर्माण प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है और ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को विजयगढ़ी नाम से भी जाना जाता है। पहला है नाहरगढ़, दूसरा है जयगढ़, तीसरा है आमेर का किला और चौथा है बाला किला। तो पूछा गया है किस दुर्ग को विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है, तो जयगढ़ को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से राजस्थान का सबसे पुराना समयांकित मंदिर है। पहला विकल्प है शीतलेश्वर महादेव मंदिर, दूसरा है कंसुआ के मंदिर, तीसरा है किरारू का सोमेश्वर मंदिर और चौथा है सास बहू मंदिर। तो राजस्थान का सबसे पुराना समयांकित मंदिर पूछा गया है, तो सबसे पुराना समयांकित मंदिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चितेरों की ओबरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया। पहला है जगत सिंह द्वितीय, दूसरा है कर्ण सिंह, तीसरा है सज्जन सिंह और चौथा है जगत सिंह। तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ने समय राजमहल में चितेरों की ओबरी नाम से कला विद्यालय
स्थापित किया? तो ये आपको याद रखना है, डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कमला व इलायची किस चित्र शैली से संबंधित हैं? पहला विकल्प है अजमेर शैली, दूसरा है किशनगढ़ शैली, तीसरा है नाथ द्वारा और चौथा है चावंड शैली। तो कमला व इलायची नाथ द्वारा शैली से संबंधित हैं, चित्र शैली से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भंड देवरा मंदिर स्थित है। पहला है कोटा, दूसरा है बूंदी, तीसरा है भीलवाड़ा और चौथा है बारा। तो भंड देवरा मंदिर राजस्थान का एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और यह कहाँ पर स्थित है? बारा में। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वर्षा जल संरक्षण से संबंधित शब्दावली में से कौन सा युग्म गलत है? पहला लिखा हुआ है टाका, वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया हौद। दूसरा है नाडी, छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल भरा जाता है। तीसरा है पालर पाड़ी, नाडी या टाके में जमा वर्षा का जल। और चौथा है मदार, छोटा कुआं, कुइयां जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि वर्षा जल संरक्षण से संबंधित शब्दावली में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें चौथा गलत है, डी वाला। मदार, छोटा कुआं, कुइयां जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जो मदार होते हैं ये नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा होती है जिसे मदार कहा जाता है और मदार की सीमा में मल मूत्र त्याग वर्जित होता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी सभी सही लिखे हुए हैं, डी गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रसिद्ध पखावज वादक को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? पहला विकल्प है करड़ा भील, दूसरा है मनरंग, तीसरा है पंडित पुरुषोत्तम दास और चौथा है श्री राम नारण शर्मा। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, पंडित पुरुषोत्तम दास। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दक्षिण भारत में चिश्ती विद्यालय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पहला विकल्प है गुलबर्गा, दूसरा है गोलकुंडा, तीसरा है बीजापुर और चौथा है बीदर। तो पूछा गया है दक्षिण भारत में चिश्ती विद्यालय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो गुलबर्गा में था। ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो 1192 में अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चिश्ती विद्यालय या चिश्ती सिलसिला की स्थापना की गई थी और दक्षिण भारत में चिश्ती विद्यालय का मुख्य केंद्र कर्नाटक में गुलबर्गा था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो गुलबर्गा है वह कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वह स्थान जहां संत दादू की मृत्यु हुई है, कौन सा स्थान है वह पूछा गया है। पहला विकल्प है सांभर, दूसरा है अंबर, तीसरा है नारायणा और चौथा है पुष्कर। तो एक प्रसिद्ध कवि संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई नारायणा में। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संत दादू दयाल एक कपास कॉर्डर थे लेकिन बाद में धार्मिक उपदेशक बन गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें सी विकल्प सही है, नारायणा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला है पीपासर, दूसरा है जैतारण, तीसरा है नागपुर और चौथा है गागरोन। तो संत जाम्बोजी, जिन्हें गुरु जम्भेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म पीपासर में हुआ था। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दस्तक शब्द का अर्थ है। पहला विकल्प है गुलामी, दूसरा है कारखाना, तीसरा है बंदरगाह और चौथा है शुल्क मुक्त व्यापार। तो दस्तक शब्द का अर्थ है शुल्क मुक्त व्यापार। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 18वीं शताब्दी में दस्तक शब्द का प्रयोग शुल्क मुक्त व्यापार के लिए पारपत्र के रूप में किया जाता था। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था। पहला विकल्प है महाराणा प्रताप, दूसरा विकल्प है महाराणा उदय सिंह, तीसरा विकल्प है जयमाल और चौथा है महाराणा अमर सिंह। तो अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ राजवंश के 12वें शासक थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में कुल 35 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।